हेलो किड्स, हम लोग कक्षा 11वीं एनसीईआरटी रसायन विज्ञान का 11वां चैप्टर पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक तत्व। इसके पिछले 6वें वीडियो में मैंने आपको कार्बन फैमिली के भौतिक गुण और रासायनिक गुण बतला दिए हैं। अब हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कार्बन के अपर रूप। अपर रूप का मतलब होता है एक से अधिक प्रकार के रूपों में उसका मिलना। कोई कम कठोर होता है, कोई ज़्यादा कठोर होता है। तो कार्बन जनरली कोयले के रूप में, जिसको अपन थोड़ा सा सॉफ्ट हमको मिलता है कोयला। दूसरा होता है हीरा जो कठोरतम पदार्थ है, और तीसरा होता है ग्रेफाइट। तो ये तीन रूपों में जनरली कार्बन मिलता है, तो इनको हम इनके अपर रूप कहते हैं। कार्बन के क्रिस्टली और अक्रिस्टली दोनों ही अपर रूप होते हैं। हीरा तथा ग्रेफाइट कार्बन के दो प्रमुख क्रिस्टली रूप हैं और कोयला इसका अक्रिस्टली रूप है। H.W. क्रोटो, E. स्मैले तथा R.F. कर्ल, ये तीन साइंटिस्ट ने सन 1985 में कार्बन के एक अन्य रूप फ्लोरीन की खोज की। इस खोज के कारण इन्हें सन 1996 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। फ्लोरीन, इसकी खोज की थी इन्होंने। ये हीरा की संरचना है, आप देख सकते हैं। ये चतुष्फलकी संरचना में होती है, जिसमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच की जो दूरी है वो 154 पिकोमीटर होती है, और ये क्रिस्टली रूप में है, इसलिए अत्यधिक ठोस है और 3D है, 3 डायमेंशनल है, त्रिविमीय जालक है हीरा। हीरा में क्रिस्टली जालक होता है। प्रत्येक परमाणु sp3 संकरण में होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा इसको ध्यान रखेंगे कि कार्बन परमाणु में यहाँ पर किस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन होता है, संकरण होता है, तो वो sp3 होता है। तथा चतुष्फलकी ज्यामिति से अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है। तो चतुष्फलक होता है, मैंने पहले बताया 4 फलकें होती हैं, मतलब एक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है। इसमें कार्बन कार्बन बंध की लंबाई 154 पिकोमीटर होती है। पिकोमीटर का मतलब आपको मालूम होगा कि 10 के घात -12 मीटर, इसको पिकोमीटर कहा जाता है। जैसे 10 के घात -10 ये एंगस्ट्रॉम होता है, वैसे ही 10 के घात -12 पिकोमीटर होता है। कार्बन परमाणु स्पेस में यानी कि त्रिविम में दृढ़ त्रिविमीय जालक रिजिड 3 डायमेंशनल नेटवर्क का निर्माण करते हैं। तो 3D होता है, इसके कारण से काफ़ी मजबूत संरचना बनाती है, और चतुष्फलकी होता है, इसलिए हीरा दुनिया का कठोरतम पदार्थ है। इस संरचना में जो हम पहले देख चुके हैं, संपूर्ण जालक में दिशात्मक सहसंयोजक बंध उपस्थित रहते हैं। दिशात्मक सहसंयोजक बंध का मतलब है कि निश्चित दिशा में सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए कार्बन परमाणु स्थित होंगे, और वो चतुष्फलक बनाता है। क्योंकि अगर निश्चित दिशा नहीं रहेगा तो एक निश्चित आकृति वहां पर नहीं बन पाएगी। इस प्रकार विस्तृत सहसंयोजक बंधन को तोड़ना कठिन कार्य होता है। अतः हीरा पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। इसका उपयोग धार तेज करने के लिए अपघर्षक के रूप में उपयोग किया जाता है। ब्रेशु मतलब जैसे जिस चीज में धार है, आरी वगैरह है, चाकू वगैरह है, उनको घिसने के लिए हीरा का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि रियल में हीरा का इतना सस्ता प्रयोग नहीं होता है। हीरा को ज्वेलरी बनाई जाती है, मतलब ये जो गहने वगैरह हैं, रिंग वगैरह है ना, और ईयर रिंग वगैरह हैं, इनको बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि महंगी चीज है। रूपदा बनाने में, डाई बनाने में, चूंकि ये पीस देने पर काले रंग का पाउडर बनाएगा, तो डाई बनाने में उपयोग कर सकते हैं। और विद्युत प्रकाश लैंप में टंगस्टन तंतु बनाने में होता है। विद्युत प्रकाश लैंप का मतलब है कि जब हम विद्युत प्रवाहित करते हैं तो उसमें से प्रकाश निकलती है। जैसे बल्ब है, तो बल्ब का जो टंगस्टन फिलामेंट होता है, उसमें भी हीरे का उपयोग किया जाता है, चूंकि वो सुचालक होता है, इसलिए हीरे का वहां पर ऊष्मा के सुचालक के रूप में प्रयोग किया कर सकते हैं बल्ब में। उदाहरण है, हीरा में सहसंयोजन होने के उपरांत भी गलनांक उच्च होता है। क्यों? हीरा में मजबूत कार्बन कार्बन बंध युक्त त्रिविमीय संरचना होती है, अभी हमने पढ़ा, जिसे तोड़ना काफी कठिन होता है।
क्योंकि त्रिविमीय संरचना में जो बंध होता है उसको तोड़ने के लिए आपको अत्यधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, और उतनी ऊर्जा देना इतना आसान नहीं होता, इसलिए सबसे कठोर पदार्थ है और इसका गलनांक काफ़ी उच्च है, क्योंकि आप उतनी ऊर्जा देंगे तभी वो बंध टूटेंगे और ये गल जाएगा, और गलनांक इसका काफ़ी उच्च इसलिए होता है। अब ग्रेफाइट परतकी की संरचना लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, परतीय संरचना। मतलब ग्रेफाइट में ना एक के बाद एक ऐसे परत जैसे जुड़े होते हैं सपोज, ठीक है, और इसलिए ग्रेफाइट को पीस देते हैं तो वो चिकनाई के रूप में उपयोग हो सकता है, स्नेहक के रूप में। तो जहां पर गीला मोबिल ऑयल यूज कर सकते हैं वहां पर तो लुब्रिकेंट चिकनाई के लिए मोबिल का प्रयोग किया जाता है इंस्ट्रूमेंट्स में, मशीनों में। लेकिन जहां पर गीले मोबिल का उपयोग नहीं कर सकते हैं वहां पर ग्रेफाइट का चूर्ण उपयोग करते हैं। ग्रेफाइट के चूर्ण को डाल देते हैं तो भी चिकने सरफेस को बनाती है और चिकनाई आ जाती है वहां पर, और ये जल्दी गर्म भी नहीं होती, गर्म होने पर ये खराब भी नहीं होती, मतलब ये डैमेज नहीं होती है। इसलिए इसको ड्राई लुब्रिकेंट मतलब सूखे शुष्क स्नेहक के रूप में इसका उपयोग होता है और ग्रेफाइट का। ये परतें वांडर वॉल बल द्वारा जुड़ी होती हैं। दो परतों के मध्य की दूरी 340 पिकोमीटर होती है, ठीक है। तो ये ग्रेफाइट की संरचना है, आप देख सकते हैं कि इसमें एक के ऊपर एक ये परत लगी हुई है, ठीक है, और इन परतों की एक दूसरे से जो दूरी है वो 340 पिकोमीटर है, और इसमें कार्बन कार्बन के बीच की जो दूरी है 141.5 है, जबकि हीरे में यही 154 पिकोमीटर थी, और यहाँ पर 141.5 की दूरी है, दो कार्बन परमाणुओं के मध्य की दूरी। तो दो परतों के बीच की दूरी 340 और प्रत्येक परत में कार्बन परमाणु 60 कोणीय वलय के रूप में व्यवस्थित होती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कार्बन परमाणु हैं वो 60 कोणीय संरचना बना रहे हैं, जिसके 6 फलक हैं। वहां पर चतुष्फलक था, यहाँ पर 60 फलक है, 6 फलक है। इसमें कार्बन कार्बन बंध की लंबाई इसलिए कम हो जाती है 141.5 पिकोमीटर, क्योंकि वो 6 कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं, जहां पर वहां पर 4 जुड़े हुए थे। 60 कोणीय वलय में प्रत्येक कार्बन परमाणु में sp3 संकरण है, जबकि हीरा में यहाँ पर sp2 है, हीरा में sp3 संकरण है। प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से 3 सिग्मा बंध बनाता है, और इसका चौथा इलेक्ट्रॉन पी बंध बनाता है, पाई बंध बनाता है। पाई सिग्मा बंध और पाई बंध आपको पता है कि जो संकरित ऑर्बिटल होते हैं वो तो आपस में सिग्मा बंध से जुड़ते हैं या दूसरे से सिग्मा बंध से जुड़ते हैं, जो संकरित ऑर्बिटल होते हैं। लेकिन जो असंकरित ऑर्बिटल होता है वो सिग्मा बंध नहीं बनाता है, वो पाई बंध बनाता है। तो यहाँ पर कार्बन में चूंकि एक s और 3 p कक्षक होते हैं, अगर ये तीनों कक्षक संकरण में भाग लेते हैं तो 4 sp3 संकरित कक्षक बनाते हैं, जैसे हीरा में बनाते हैं। तो चारों कक्षक फिर सिग्मा बंध से जुड़े होते हैं, इसलिए हीरा सिग्मा बंध चारों होने के कारण से ज़्यादा मजबूत हो जाती है। लेकिन ग्रेफाइट में एक p जो है छूट जाता है और सिर्फ 2 p और एक s ही संकरित होते हैं, एक p छूटा हुआ है, ये असंकरित रहता है, इसलिए ये सिग्मा बंध नहीं बना पाता, ये पाई बंध बनाता है। और पाई बंध थोड़ी कमजोर बंध होती है सिग्मा की तुलना में। संपूर्ण परत में इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से निकले होते हैं और इलेक्ट्रॉन स्पेस में वहां पर घूमते रहते हैं वहीं आसपास में, और ये इलेक्ट्रॉन विद्युत का संचालन कर सकते हैं, इसलिए ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। कार्बन के अपर रूपों में केवल ग्रेफाइट ही जहां तक है कि वो केवल विद्युत का सुचालक है। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं, जैसे कि आप धातु में देखते हैं, कोई भी धातु है, मेटल है, जैसे एल्यूमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, इनके इलेक्ट्रॉन भी इस तरह से निकले होते हैं जो स्पेस में वहीं पर घूमते रहते हैं उसी के अंदर परमाणु के आसपास, तो उसे मेटल आयन कहते हैं, इसीलिए जो बचा हुआ आयन है। तो यहाँ पर ग्रेफाइट में भी उसी तरह का चीज होता है कि इसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकल के वहीं पर के स्पेस में घूमते रहते हैं अंतराकाशीय अवकाशों में, और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो विद्युत का संचालन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं, अतः ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट को परतों के तल में आसानी से तोड़ा जा सकता है, यही कारण है कि ग्रेफाइट
मुलायम तथा चिकना होता है, स्लिपरी होता है। और उच्च ताप पर जिन मशीनों में तेल का प्रयोग स्नेहक के रूप में नहीं हो सकता, उसमें ग्रेफाइट शुष्क स्नेहक का कार्य करता है। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि ग्रेफाइट जो है शुष्क स्नेहक और उच्च तापमान वाला, जहां पर ज़्यादा गर्मी पैदा होती है। देखिए जैसे आप गाड़ियों को देखें हैं, कार है, मोटरसाइकिल है, उसके अंदर मोबिल ऑयल हम डालते हैं उसके इंजन में, क्योंकि वहां पर तापमान उतना अधिक उच्च नहीं होता है कि वो मोबिल उसको सहन न कर पाए। तो इसलिए वहां पर हम लोग मोबिल ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं स्नेहक के रूप में। जो इंजन के गियर्स हैं, सॉफ्ट जो उसके मशीन है, वो जब घूमते हैं ना तो उनके बीच में चिकनाई लगाता है, वो चिकनाई लाता है मोबिल। लेकिन ऐसी मशीनें जो बहुत उच्च तापमान पे काम करती रहती हैं और उनमें मोबिल का प्रयोग आप नहीं कर सकते, क्योंकि मोबिल जल जाएगा उतने में, तो हम वहां पर ग्रेफाइट को पीस के डाल देते हैं, वो शुष्क स्नेहक का कार्य करती है। ये ग्रेफाइट है। अब है फ्लोरीन्स। देखिए, जब किसी अक्रिय गैस, हीलियम, आर्गन आदि की उपस्थिति में ग्रेफाइट को विद्युत आर्क में गर्म किया जाता है, तब फ्लोरीन का निर्माण होता है। क्योंकि ग्रेफाइट थोड़े बहुत तापमान में उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, अत्यधिक तापमान में, बहुत ज्यादा तापमान में उसमें कुछ परिवर्तन होता है ग्रेफाइट में। तो ग्रेफाइट को विद्युत आर्क में, विद्युत आर्क क्या है ये आप जरूर देखे हो। कहां पर देखे हो? जहां पर वेल्डिंग होते रहती है। आप देखे होंगे कि दरवाजे खिड़की बनाने वाले जो दुकानदार होते हैं वो लोग वेल्डिंग करते रहते हैं। तो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में ऐसा करके जैसे टच करते हैं, चुर्र करके एकदम से स्पार्किंग होता है व्हाइट कलर का, आप देखे होंगे। और उसको देखने से आंखें खराब हो जाती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अल्ट्रावायलेट होता है उसमें। तो उसको नहीं देखते हैं, बल्कि उसमें एकदम काला चश्मा या काला ऐसा एक स्क्रीन रहता है, उसमें से उसको देख करके वो लोग वेल्डिंग करते रहते हैं। फिर भी उनकी आंखें थोड़ी बहुत डैमेज हो ही जाती हैं, जो वेल्डिंग करने वाले दुकानदार होते हैं उनके। तो हम क्या करते हैं, ग्रेफाइट को विद्युत आर्क में गर्म करते हैं, इतना ज़्यादा गर्म करते हैं, तो फ्लोरीन का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि वाष्पित लघु कार्बन के बहुत सारे अणुओं को संघनित करने पर प्राप्त कज्जली पदार्थ शूटी मटेरियल में मुख्य रूप से कार्बन 60, कुछ अंश कार्बन 70 तथा अति सूक्ष्म मात्रा में 350 से अधिक समसंख्या में कार्बन फ्लोरीन में पाए गए। मतलब ये हुआ कि इतने ज़्यादा गर्मी में जब आप ग्रेफाइट को रखते हो तो ग्रेफाइट वाष्पीकृत हो जाता है, कार्बन वाष्पीकृत हो जाता है। और वाष्पीकृत होकर जो काला काला उसका वाष्प बनता है, वो ही काला वाष्प शूटी मटेरियल कहलाता है। काला कज्जली पदार्थ, उसको अपन ठंडा करते हैं तो काला काला, शूट का मतलब काजल, काला काजल, वो प्राप्त होता है। उसमें कार्बन के 60 या 70 परमाणु जुड़े होते हैं और बहुत थोड़ी मात्रा में 350 या उससे भी ज्यादा संख्या में अणु कार्बन के परमाणु जुड़े रहते हैं फ्लोरीन में। फ्लोरीन कार्बन का शुद्धतम रूप है, क्योंकि फ्लोरीन में किसी प्रकार की झूलता बंध यानी डैंगलिंग बॉन्ड नहीं होता, मतलब कोई अन्य चीज यहां पर नहीं जुड़ा रहता है और सिर्फ एक ही प्रकार का बंध रहता है। फ्लोरीन की संरचना पिंजरा नुमा होती है, पिंजर नुमा, जैसे पिंजरा होती है वैसे। कार्बन 60 अणु की आकृति शॉकर बॉल के समान होती है, मतलब फुटबॉल, शॉकर बॉल मतलब फुटबॉल, उसकी संरचना C60 की। इसे बकमिंस्टर फ्लोरीन, बकमिंस्टर फ्लोरीन कहते हैं। चित्र देखते हैं अपन, ये देखिए, ये बकमिंस्टर फ्लोरीन है जो फुटबॉल जैसे दिख रही है, कार्बन 60, क्योंकि कार्बन इसमें 60 की संख्या में जुड़े होते हैं। और ये शॉकर बॉल फुटबॉल की तरह इसकी आकृति होती है। देखिए, अमेरिकन लैंग्वेज में, अंग्रेजी में फुटबॉल को शॉकर कहा जाता है। हम लोग ब्रिटिश लैंग्वेज में उसको फुटबॉल कहते हैं, अमेरिका वाले उसको शॉकर कहते हैं। इसमें 6 सदस्यीय 20 वलय तथा 5 सदस्यीय 12 वलय होती है। एक 6 सदस्यीय वलय 6 अथवा 5 सदस्यीय वलय के साथ संगलित रहती है, जबकि 5 सदस्यीय वलय केवल 6 सदस्यीय वलय के साथ संगलित अवस्था में रहती है। अब इसमें कितने कितने सदस्य के वलय हैं वो आपको याद कर लेना है, ठीक है।
सभी कार्बन परमाणु समान होते हैं तथा sp2 संकरित होते हैं। यहां पर भी sp2 संकरण है, मतलब एक कक्षक वहां पर बिना संकरण के रह जाएगा। प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं के साथ 3 आबंध बनाता है जो कि सिग्मा बंध होता है। चौथा इलेक्ट्रॉन पूरे अणु पर विस्थानीकृत रहता है। चौथा कार्बन बंध नहीं बनाता, विस्थानीकृत यानी कि निकला हुआ रहता है, जो अणु को एरोमेटिक गुण प्रदान करता है। एरोमेटिक जैसे कि बेंजीन होता है, बेंजीन जिसमें रिंग संरचना होती है, उन्हें एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं, तो उस टाइप की गुण हो जाती है। इस गेंदनुमा अणु में 60 उदग्र वर्टिसेस होते हैं। प्रत्येक उदग्र पर एक कार्बन परमाणु होता है। इस पर दोनों एकल तथा द्विबंध होते हैं। ये देखिए 60 उदग्र होते हैं। उदग्र का मतलब ऐसे कोने कोने होते हैं, 60 कोने, उसमें हर एक कोने में एक कार्बन परमाणु होता है, इसलिए 60 कार्बन परमाणु हो गए। इस पर एकल और द्विबंध होते हैं, एक एकल बंध एक द्विबंध, टोटल 4 बंध होते हैं, 3 बंध होते हैं, जिसकी कार्बन कार्बन बंध की लंबाई क्रमशः 143.5 तथा 138.3 पिकोमीटर होती है। सिंगल बंध की लंबाई 143.5 और डबल बंध की लंबाई 138.3। आपको बता दें कि सिंगल बंध से छोटी डबल बंध और डबल बंध से भी छोटी ट्रिपल बंध होती है। जितने ज्यादा बंध होते हैं उनकी छोटी होती जाती है बंध लंबाई। गोलाकार फुलरीन को बकी बॉल भी कहते हैं, बकी बॉल इसको कहा जाता है। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ऊष्मागतिक रूप से कार्बन का सर्वाधिक स्थायी अपर रूप ग्रेफाइट है, क्योंकि ग्रेफाइट अत्यधिक उच्च तापमान को भी बर्दाश्त कर सकता है। अतः ग्रेफाइट के डेल एच एफ का मतलब फॉर्मेशन को शून्य माना जाता है, मतलब इसके बनते समय जो ऊर्जा निकलती है वो शून्य मानी जाती है। हीरा तथा फ्लोरीन के डेल एच एफ के मान क्रमशः 1.90 और 38.1 किलो जूल पर मोल होते हैं। हीरा और फ्लोरीन के, हीरा का 1.9 है और इसका 38.1 है, देख सकते हैं कितना ज्यादा है। कार्बन तत्व के अन्य रूप जैसे कार्बन ब्लैक, ये काजल हुआ, कोक यानी कोयला, कोक यानी कि गर्म किया हुआ कोयला, और चारकोल यानी कि कोयला, ठीक है, ये इत्यादि इसके अन्य रूप हैं। जो ग्रेफाइट तथा फुलरीन के अशुद्ध रूप हैं, ये जितने भी चीजें हमने लिखा ये अशुद्ध रूप हैं। वायु की सीमित मात्रा में हाइड्रोकार्बन को जलाने पर कार्बन ब्लैक प्राप्त होता है। आप किसी भी ईंधन को, जैसे आपके घर में देखिए एलपीजी गैस है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी है, उसको आप जलाते हो तो आप देखना कभी कभी उसमें पीला लौ निकलता है। तो पीला लौ का मतलब उसको ठीक ढंग से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। और उसमें आप कोई बर्तन चढ़ाते हैं पानी के लिए या कोई भी चाय बनाने के लिए, तो बर्तन धीरे धीरे नीचे से काला हो जाता है, उसमें काजल टाइप का जम जाता है। मतलब यह है कोई भी ईंधन है उसको अगर हवा की कमी में अगर आप जलाते हो, हवा उसको ठीक से नहीं मिल रही है, तो फिर वो धुआं छोड़ती है, धुआं से काजल बनता है, उसी को कार्बन ब्लैक कहते हैं। वायु की अनुपस्थिति में लकड़ी अथवा कोयला को गर्म करने पर चारकोल तथा कोक प्राप्त होती है। तो लकड़ी या कोयला को आप वायु की अनुपस्थिति में गर्म करिए तो जलेगा नहीं और चारकोल और कोक में बदल जाएगा। लकड़ी से, लकड़ी का कोयला चारकोल कहलाता है, और जो कोयला है उसको अगर एक बार फिर गर्म करके ठंडा कर देंगे तो कोक प्राप्त होता है। कोक, कोक जो है कोयले से भी थोड़े से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का एक और कोयला होता है। जो पत्थर कोयला होता है उसको लोग इसी तरह से एक बार जला देते हैं वायु की कमी में, और फिर उसको बुझा करके अच्छी कोयले के रूप में बेचने के लिए लाते हैं। कार्बन के अपर रूप, कार्बन के उपयोग। अब कार्बन वैसे तो बहुत जगह उपयोग होता है, जैसे कोयले का उपयोग आप गर्म करने के लिए करते हैं, हीरा का उपयोग गहने वगैरह बनाने के लिए करते हैं, ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने के लिए और स्नेहक के रूप में करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जगहों पे कार्बन का उपयोग होता है। प्लास्टिक पदार्थों में अंतः स्थापित ग्रेफाइट तंतु उच्च सामर्थ्य वाली हल्की वस्तुएं बनाते हैं। ये देखिए प्लास्टिक में अगर ग्रेफाइट मिला देते हैं तो बहुत हल्की लेकिन मजबूत वस्तु बनती है। इन वस्तुओं का उपयोग मछली पकड़ने की छड़, फिशिंग रॉड, टेनिस रैकेट, वायुयान,
तथा डोंगी बनाने में होता है। डोंगी मतलब नाव जैसी चीज बनाने में होती है। तो ये सारी चीजें इनको वजन में हल्की और मजबूत होनी चाहिए। विद्युत का अच्छा प्रचालक होने के कारण ग्रेफाइट का उपयोग बैटरी के इलेक्ट्रोड बनाने में तथा औद्योगिक विद्युत अपघटन में होता है। अगर आप बैटरी होगा आपके घर में, इन्वर्टर वगैरह की बैटरी, तो आप देखना उसमें से जो पॉइंट निकले होते हैं वो काले काले दिखते हैं थोड़े से, क्योंकि वो ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट इसलिए रखते हैं क्योंकि जल्दी उसको क्रिया करके अम्ल वगैरह में खराब नहीं होती है और विद्युत की अच्छी सुचालक होती है, तो ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। ग्रेफाइट द्वारा निर्मित क्रूसिबल तनु अम्लों तथा क्षारों के प्रति अक्रिय होती है। क्रूसिबल का मतलब होता है जहां पर किसी चीज को गर्म करते हैं, अम्ल वगैरह क्षार वगैरह गर्म कर सकते हैं किसी अन्य पदार्थ को, तो अम्लों या क्षारों से क्रिया नहीं करती है। अत्यधिक सरंध्र सक्रिय चारकोल का उपयोग जहरीली गैसों को अवशोषित करने में होता है। सक्रिय चारकोल का मतलब यह है कि जो गैसों को अवशोषित कर सकता है। तो इनको क्या करते हैं, जैसे कि खदान वगैरह हैं या कुएं वगैरह हैं, उसकी जहरीली गैसों को शोषित करने के लिए सक्रिय चारकोल का प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग जल छनित्र वाटर फिल्टर में कार्बनिक अशुद्धियों को दूर करने तथा वातानुकूलन में गंध को नियंत्रित करने में होता है। आपके घर में अगर वाटर फिल्टर होगा, जैसे आरओ मशीन होगा, तो आरओ मशीन में एक कार्बन फिल्टर होता है, देखना कार्बन फिल्टर लिखा रहता है, उसके अंदर कोयला भरा होता है। तो जब पानी उससे गुजरता है तो उसमें जो कार्बनिक अशुद्धियां होती हैं, मलमूत्र वगैरह के अगर अंश होते हैं, तो वो उसमें फिल्टर हो जाते हैं और उसकी जो गंदगी है वो काफ़ी हद तक साफ हो जाती है कार्बन के कारण से। साथ में जो हमारे घर में एसी लगा रहता है उसके अंदर भी इसको रखते हैं ताकि वो गंध को अवशोषित कर सके। कार्बन ब्लैक का उपयोग कृष्ण रंजक के रूप में, कृष्ण रंजक का मतलब होता है काले रंग की स्याही, काले रंग की स्याही बनाने में कार्बन ब्लैक का प्रयोग करते हैं, तथा स्वचालित वाहनों के टायर में पूरक के रूप में, और कोक का उपयोग मुख्यतः धातु कर्म में अपचायक के रूप में तथा ईंधन के रूप में होता है। देखिए ये जो कार्बन ब्लैक है उसको टायर में, टायर का कलर ब्लैक होता है, आप देखना, तो उसमें कार्बन ब्लैक से ही टायर का कलर ब्लैक किया हुआ है। कोक एक अच्छी क्वालिटी का कोयला ही होता है जैसे मैंने कहा, इसलिए इसका उपयोग ईंधन के रूप में भी करते हैं। और धातु कर्म में अपचायक, धातु कर्म का मतलब होता है अयस्कों से, अयस्क वगैरह से या अशुद्ध धातु में से शुद्ध धातु को अलग करना, धातु कर्म कहलाता है। तो अपचायक का मतलब क्या है कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, जो धातु ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं, उसमें से ऑक्सीजन को निकाल देना, उसका अपचयन करना कहलाता है। तो कोयले का या कोक का उपयोग अपचायक के रूप में होता है, जो धातु के ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को खींच के निकाल देता है, तो आपको धातु शुद्ध रूप में मिल जाता है। हीरा एक मूल्यवान पत्थर है जिसका उपयोग आभूषणों में होता है। इसे कैरेट, एक कैरेट का मतलब 200 mg के रूप में इसको तौला जाता है। कैरेट में इसकी कीमत होती है। जो बहुत अच्छी क्वालिटी के हीरे होते हैं वो करोड़ों अरबों रुपए में बिकते हैं। भारत में एक बहुत बड़ा साइज का हीरा हुआ करता था, उसका नाम था आपका जो मयूर सिंहासन में लगा हुआ था, इसके कोहिनूर हीरा, ठीक है, मयूर सिंहासन में लगा हुआ था शाहजहां के, शाहजहां जो हमारे यहाँ जो सुल्तान हुआ करते थे, उनके मयूर सिंहासन में वो लगा हुआ था कोहिनूर हीरा। तो अंग्रेजों ने उस कोहिनूर हीरा को ले गए जब हमारे देश को गुलाम करके रखे थे, और आज के डेट में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ, उसकी मुकुट में वो हीरा जड़ा हुआ है। उस हीरे को तराश करके थोड़े से छोटा कर दिया गया है और उसके मुकुट में लगा दिया गया है कोहिनूर हीरा। और उस कोहिनूर हीरा की कीमत आज इतनी ज़्यादा है कि मतलब उसको खरीद पाना किसी के बस की बात नहीं होगी, शायद आज इतनी कीमत होगी उसकी। तो ऐसे भारत में बहुत सारे ऐसे हीरे निकले हैं पुराने समय में, जिसमें कोहिनूर हीरा सबसे ज़्यादा पॉपुलर मानी गई है। अब नेक्स्ट क्लास में हम कार्बन तथा सिलिकॉन के प्रमुख यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कार्बन के ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब हैं। तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।